जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अपने पोषक स्तर, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ट्रॉपिकल लेवल के नाम से जानते हैं। इससे पिछले वाले सेशन में हमने जैविक घटक के अंदर जो अपना लास्ट सेगमेंट बचा हुआ था अपघटनकर्ता, उसको पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पोषक स्तर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पोषक स्तर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है, और सूचना ये है कि ये जो आने वाली जो 1 मार्च है, इस 1 मार्च से आपके इसी चैनल पर केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जितने भी साथी हैं, चाहे वो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सूचित कर देना और कह देना कि 1 मार्च से इस पर रेगुलर आपको क्लासेस मिलने लग जाएगी। अब उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जो राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे हम बात करें परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, धातु कैसे होते हैं, अधातु, उनके प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके प्रमुख गुणधर्म क्या होते हैं, और साथ ही साथ में धातु और अधातु के ऐसे कौन कौन से यौगिक होते हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी धातु होती है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये सभी के सभी अपने रसायन विज्ञान के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटी सी सूचना थी जो आप अपने साथियों तक पहुंचा देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पोषक स्तर। सबसे पहले यदि हम बात करें कि पोषक स्तर का अर्थ क्या होता है, तो बोर्ड के ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई है, इसी जानकारी को मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। ठीक है ना। तो पोषक स्तर की साथियों यहां पर यदि हम बात करें तो पोषक स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के लिए जो एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा रहता है उसी को अपन बोलते हैं पोषक स्तर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में हो रहा है तो उसी को अपन बोलते हैं पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पोषक स्तर या फिर ट्रॉपिकल लेवल के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें, जो मानव जो होता है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ऑब्वियसली जब हम भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे हम गेहूं की रोटी खाएं या फिर मक्का की खाएं या फिर किसी यदि हम कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसी को अपन बोलते हैं पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, पोषक स्तर कहा जाता है। और जो हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है, तो उत्पादक। तो इवन यदि हम बात करें मानव के लिए उत्पादक कौन हो जाएगा, तो यदि हम गेहूं भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो जो गेहूं का जो पौधा होगा वो हमारे लिए उत्पादक हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस जीव से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो उसी जीव के लिए क्या हो जाता है, उत्पादक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, उत्पादक से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, उत्पादक से प्राप्त होती है। यह भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो तो कौन होता है, अपना सूरज दादा होता है, लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपभोक्ता जो होता है उसके लिए जो ऊर्जा का मुख्य साधन होता है वो कौन होता है, तो वो उत्पादक होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी के द्वारा उत्पादक जितने भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं और उसी भोजन का उपयोग फिर उपभोक्ता करता है। ठीक है ना। और उपभोक्ता की फिर अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा के लिए। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यदि हम बात करें पोषक स्तर के अंदर जो जितने भी जीव आते हैं उनको हम किससे डिनोट करेंगे, तो टी से डिनोट करेंगे। अब किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर जितने जीव होंगे उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे इसको हम उदाहरण के रूप में ऐसा समझते हैं, तो इसके पहले इसको समझ लीजिए थ्योरी के रूप में कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होना क्या कहलाता है, अपना पोषक स्तर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपने खाद्य जो श्रृंखला होती है उसके अंदर कितने पोषक स्तर हो सकते हैं, तो मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने 4 से 5 होंगे और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो किसी किसी खाद्य श्रृंखला के अंदर 6 अपने पोषक स्तर या फिर ट्रॉपिकल लेवल हो सकते हैं। और अभी मैंने बताया है कि हमेशा जो ऊर्जा जो हमेशा होती है कहां से प्राप्त होगी, अपने को उत्पादक से प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि अगर पूरा आप अपने से पूछे कि इस पूरे जैव मंडल के अंदर या फिर पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपने लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूरज हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उपभोक्ता के लिए पूछे कि उपभोक्ता के लिए जो ऊर्जा जो प्राप्त होगी वो कहां से प्राप्त होगी, तो फिर अपने को टिक करके आना है क्या, उत्पादक को टिक करके आना है। किसको टिक करके आना है, उत्पादक को टिक करके आना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक आपके सामने खाद्य श्रृंखला लिखी हुई है, जैसे घास है, यहाँ पर कोई भी घास हो सकती है। घास जनरली अपने उत्पादक के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है ना। अब इस घास को कौन खाता है, बकरी खा रहा है। ठीक है।
बकरी को कौन खा रहा है? मानव खा रहा है। और इस मानव को कौन खा रहा है? या तो फिर शेर खाएगा या फिर मगरमच्छ, और भी जीव मानव को खा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला लिखी हुई है, तो यहाँ पर यदि इस खाद्य श्रृंखला के अंदर बात करें तो इसके अंदर अपने को कितने पोषक स्तर दिखाई दे रहे हैं? 4 पोषक स्तर दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 जीव दिखाई दे रही है। घास एक जीव है, बकरी, मानव और शेर या फिर मगरमच्छ, ये टोटल कितने जीव हो गए? 4 जीव हो गए, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि पोषक स्तर में जितने भी जीव होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है? टी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? टी से उनको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो घास जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अपने T1 होगा, यानी कि इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट। सेकंड वाला जो होगा उसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिकल लेवल सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड वाले को ट्रॉपिकल लेवल थर्ड, और लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा ट्रॉपिकल लेवल फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने जितने अपने किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर पोषक स्तर होंगे उसी के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर जो पहला जो अपना पोषक स्तर होगा वो हमेशा क्या होगा? उत्पादक होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? उत्पादक होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो प्रथम पोषक स्तर होगा वो क्या होगा? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा या फिर अपघटन करता होगा। तो क्या होगा? वो उत्पादक होगा। इसके अंदर आपको स्टार लगाना हो, इसी से अपने को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना पोषक स्तर जो होते हैं इसके अंदर 3 तरह की अपने को अंतर क्रियाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अपना खाद्य श्रृंखला, दूसरी होती है खाद्य जाल जिसको इंग्लिश के अंदर अपन फूड वेब के नाम से जानते हैं, और थर्ड वन होता है पारिस्थितिकी पिरामिड। आपने अक्सर सुना होगा ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, तो वो यही वाला पिरामिड होता है। तो ये किसके अंदर आता है? तो अपने पोषक स्तर के अंदर आता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो इसी के साथ में अपने पोषक स्तर का सामान्य परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब साथियों मैं आपको समझाता हूं पोषक स्तर के अंदर जो अपना जो पहला जो अंतर क्रिया आता है उसका नाम होता है खाद्य श्रृंखला, जिसको इंग्लिश वाले बोलते हैं फूड चेन के नाम से जानते हैं। अब ये फूड चेन क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फूड चेन का सीधा सा अर्थ होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कोई भी जो जीव होता है वो जो भोजन या जो पोषण होता है उसके लिए एक दूसरे से जुड़ा रहता है। उसी क्रिया को अपन खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। उसी श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? उसी श्रृंखला को अपन खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब ये जो खाद्य श्रृंखला जो होती है इसके अंदर अभी हमने देखा किसका स्थानांतरण होता है? तो पोषण का स्थानांतरण होता है, या फिर ये पोषण के लिए एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये जो पोषण होता है इस पोषण से अपने को क्या प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, लेकिन याद रखिएगा साकीय होता है। अब वो साकीय कैसे होता है जब हम खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल केवल इतना सा याद रखना है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो एक दिशीय होगा, यानी कि वो अलग अलग दिशा में नहीं जाएगा। अलग अलग दिशा में तो जाएगा लेकिन वो सीधे की तरफ जाएगा, यानी कि हमेशा सामने की तरफ जाएगा, वापस लौट कर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऊर्जा का वाई शेप्ड मॉडल किसने दिया था? तो ऊर्जा का वाई शेप्ड जो मॉडल है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ओडम के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का वाई शेप्ड मॉडल किसने दिया था? ओडम के द्वारा। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के ऊपर 5 स्टार लगाना कि ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में किस डायरेक्शन में होता है? तो एक दिशा होता है लेकिन साकीय रूप में होता है। और ऊर्जा का वाई शेप्ड मॉडल किसने दिया था? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो अपना खाद्य जो श्रृंखला होती है वो कितने 3 प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला। और मर्तोपजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसी को अपन अपरदहारी खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें चारण, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के नाम से जानते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेजिंग फूड चेन के नाम से जानते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला इसको अपन बोलते हैं पैरासाइट फूड चेन के नाम से जानते हैं। मर्तोपजीवी को अपन बोलते हैं सेफ्रोफाइट के नाम से जानते हैं मर्तोपजीवी को। तो सेफ्रोफाइट फूड चेन या फिर अपरदहारी को अपन बोलते हैं
अपराधारी को अपन बोलते हैं डिटेक्टिव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अपराध खाद्य श्रृंखला के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। बाकी इनका जो परिभाषा होती है वो परिभाषा यही होती है कि चारण खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होगा कि जितने भी चरने वाले जो पशु होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो अपने चारण वाला हो जाएगा, ठीक है ना। परजीवी के अंदर क्या हो जाएगा, तो कोई भी परजीवी, जैसे अपन बात करें कवक हो गया या फिर अपने रक्त चूसक जू हो गई, वो क्या होती हैं, तो परजीवी के रूप में होते हैं। तो अगर कोई भी जीव परजीवी के रूप में रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, तो वो फिर अपने परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर आ जाएगा। और अगर कोई मृत कार्बनिक पदार्थ है और उनसे यदि अपना भोजन प्राप्त करता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, तो फिर वो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो चारण खाद्य श्रृंखला के अंदर उदाहरण की बात करें तो घास है, घास को कौन खाता है, बकरी खाएगा, और बकरी को फिर कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो ये अपने ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करें तो कोई भी वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर आपने कई सारे पक्षियों को बैठे हुए देखा होगा, ठीक है ना। तो वो वृक्ष के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो पक्षी क्या करते हैं, उसी वृक्ष से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। फल हो गया उनको खाते हैं, या फिर हो सकता है किसी की टहनियाँ खाते हैं, या फिर हो सकता है पत्तियां खाते हैं, तो वो कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं। और इसी पक्षी के ऊपर क्या होगा, कई सारे हजारों की मात्रा में सूक्ष्मजीव बैठे होंगे जो इसी पक्षी के ऊपर बैठे रहकर वहां से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो सूक्ष्मजीव है जो किसके ऊपर परजीवी है, पक्षी के ऊपर, और पक्षी जो है वो किसके ऊपर परजीवी के रूप में रह रहा है, तो वृक्ष के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अपना एक परजीवी खाद्य श्रृंखला बन जाएगा। उसके बाद में आता है मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई भी मरा हुआ या फिर जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है उसके ऊपर अगर कोई जीवन यापन करता है कोई भी जीव, तो वो अपने मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर आता है। जैसे बात करें मृत कार्बनिक पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थ को कौन खाएगा, जीवाणु या फिर कवक खाएगा, ठीक है ना। ये हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको अपघटनकर्ता के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको मर्तोपजीवी या फिर अपराध के बारे में विस्तार से वहां पर बताया था, ठीक है ना। तो मृत कार्बनिक पदार्थ को कौन खाता है, तो जीवाणु या फिर कवक खाएगा। और इसी जीवाणु या कवक या सूक्ष्म जीव होते हैं इनको कौन खाता है, मोलस्क खाता है। ये मोलस्क क्या होते हैं, तो ये हम जब वर्गीकरण पढ़ेंगे जीवों का तब वहां पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इनको कौन खाएगा, मोलस्क। और मोलस्क को कौन खाएगा, जो भी पानी के अंदर रहने वाले जो छोटी छोटी जो मछलियां होती है वो खाएंगे। और मछलियों को कौन खाएगा, फिर पक्षी खाएगा। मछलियों को कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। और ये इस तरह से ये श्रृंखला और आगे से आगे चलती रहती है, ठीक है ना। अगर इससे आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक और उदाहरण यहां पर दूसरा दे देता हूं मैं आपको। यहां पर आपको ध्यान रखना है, मान लेते हैं कोई भी पेड़ की पत्ती है, ठीक है ना। कोई भी पेड़ की पत्ती है, अगर वो नीचे गिरती है तो इस पेड़ की पत्ती को कौन खाता है, दीमक खाता है। कौन खाता है, दीमक खाता है। और इस दीमक को कौन खाता है, ये एक कीट होता है इस, और इस दीमक को कौन खाता है, तो फिर पक्षी खाता है, ठीक है ना। तो ये एक अपने फिर मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अपने जो खाद्य जो श्रृंखला होती है पोषक स्तर के अंदर वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार हम फटाफट से इसका रिविजन कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब कोई भी जीव भोजन के लिए या फिर पोषण के लिए आपस में जुड़ा रहता है तो उसको अपन खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है लेकिन शाखीय होता है। और ऊर्जा का जो वाई शेप जो मॉडल दिया था वो एच टी ओडम के द्वारा 1983 में दिया गया था। 3 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। नंबर फर्स्ट यदि बात करें तो ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो जनरली होती है ये मवेशियों के अंदर देखने को मिलती है और उनसे फिर जो भी भोजन जीव प्राप्त करता है जिनको हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं तो वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। परजीवी या फिर पैरासाइट जो फूड चेन हो जाएगा वो उसके अंदर मुख्य रूप से वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष के ऊपर पक्षी होते हैं, पक्षी के ऊपर जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इनसे यदि कोई भोजन प्राप्त करता है तो वो अपने पैरासाइट फूड चेन के रूप में काउंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फिर लास्ट वाला आता है अपने मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला या फिर इसको अपन अपराधारी खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यदि कोई भी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है और उसी से फिर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको अपन बोलते हैं मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जिसमें मुख्य रूप से आपको 2 उदाहरण याद रखना है, एक तो ये वाला और एक याद रखना है आपको पत्ती, दीमक और पक्षी वाला, ठीक है ना। और अपराधारी क्या होता है तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बता दिया था तो अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फूड वेब के बारे में बताता हूँ। तो साथियों अब हम देखते हैं फूड वेब के बारे में देखते हैं जिसको हिंदी के अंदर हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, जब
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है और उनका जो पूरा जो समूह होता है उस पूरे समूह को ही क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे इसकी परिभाषा की बात करें तो कई सारी खाद्य श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है, अपने खाद्य जाल कहलाता है, यानी कि फूड वेब कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक बात करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है उनका विवरण यहाँ पर दे रखा है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर घास से बात करें, ये जो घास है ये घास क्या हो जाएगा, अपने उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। अब इस उत्पादक से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि इस उत्पादक के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो वो तो कौन हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपना जो सूरज दादा जो होता है वो क्या हो जाएगा, इस घास या फिर उत्पादक के लिए ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। यानी कि सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा होगी उससे क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा अपना, ठीक है ना। लेकिन इस घास के बाद में जितने भी आपको ये उपभोक्ता दिखाई दे रहे हैं, इन उपभोक्ता के लिए जो ऊर्जा का जो मुख्य साधन होता है वो कौन होता है, अपना उत्पादक होता है। कौन होता है, उत्पादक होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब इस घास को देखो या फिर इस उत्पादक को देखो, इनको कौन कौन खा रहा है। तो नंबर फर्स्ट बात करें, इसी घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रहा है। ये सभी के सभी एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होने वाली घटना है, ठीक है ना। तो इस घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रहा है, और इस बकरी को कौन खा रहा है, मानव खा रहा है। तो एक अपने खाद्य श्रृंखला तो ये हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी बकरी को मानव अगर नहीं खा पाता है तो हो सकता है बकरी जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जंगल के अंदर चारण करने गई है, या फिर हम बात करें चरने गई है, तो उसको फिर वहां पर जंगल में कौन खाएगा, बाघ खाएगा। तो ये हमारे दूसरा खाद्य श्रृंखला हो गया, ठीक है ना। तो पहली कौन सी थी, घास को बकरी खा रही थी, बकरी को कौन, मानव खा रहा था। तो पहली ये अपने खाद्य श्रृंखला। यदि बकरी को बाघ खा लेता है जंगल के अंदर, जब वो चरने गई थी, तब वहां पर ये दूसरी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। अब ध्यान से देखो, इसी घास को कौन खा रहा है, कीट खा रहा है। कौन खा रहा है, कीट खा रहा है। कीट कोई भी हो सकता है, वो कीट खाता है। और इस कीट को कौन खाता है, मेंढक। मेंढक को फिर सांप, और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, तीसरी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। ये कौन सी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी, तीसरी। अब ध्यान से देखो, हो सकता है इस कीट को मेंढक ना खाए, और हो सकता है इस कीट को कौन खा जाए, पक्षी खा जाए, और इस पक्षी को फिर हो सकता है अन्य जीव आकर खा जाए। तो ये अपने क्या हो जाएगी, चौथी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौथी खाद्य श्रृंखला। और इसी घास को जंगल के अंदर खरगोश होता है वो खाएगा, और इस खरगोश को फिर कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपने पांचवी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पांचवी खाद्य श्रृंखला। और हो सकता है इस घास को खरगोश, कीट, बकरी ये ना खाए, और हो सकता है कौन खाए, हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाएगा, फिर शेर खाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपने छठी खाद्य श्रृंखला। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने पोषक स्तर पढ़ा था, तब मैंने वहां पर एक लाइन मेंशन की थी कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। लेकिन इसी के नीचे मैंने आपको लिखाया था, एक दिशीय तो होगा, लेकिन वो किस रूप में होगा, तो शाखीय रूप में होगा। किस रूप में होगा, वो शाखीय रूप में होगा। अब इधर ध्यान से देखो कि इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि पहले किसके पास में ऊर्जा थी, उत्पादक के पास में थी। अब ये ऊर्जा उत्पादक से कहां पर गई, प्राथमिक उपभोक्ता के पास में गई, फिर कहां पर गई, द्वितीयक उपभोक्ता के पास में, फिर कहां पर गई, तृतीयक उपभोक्ता के पास में। और जब तृतीयक या फिर जो अपना शीर्ष उपभोक्ता जो होगा वो मृत्यु हो जाएगी उसकी, तो फिर वो अपघटन, यानी कि जितने भी अपना सूक्ष्मजीव, केंचुए ये जो होते हैं वो इनका अपघटन करेंगे। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, एक दिशीय, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से फिर कहां पर आ रहा है, अपघटन के अंदर आ रहा है। फिर वापस वो साइकिल चलती रहती है। तो आगे से आगे इस तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या किस डायरेक्शन में हो रहा है, शाखीय रूप में हो रहा है। यानी कि घास थी, घास उत्पादक थी, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब इस घास को कौन कौन खा रहा है, तो इस घास से कुछ ऊर्जा का हिस्सा बकरी के पास में जाएगा, कुछ हिस्सा कीट के पास में जाएगा, कुछ हिस्सा खरगोश के पास में जाएगा, कुछ हिस्सा हिरण के पास में जाएगा। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तो हो रहा है, लेकिन शाखीय रूप में हो रहा है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एक दिशीय होता है लेकिन शाखीय होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या होता है, तो कई सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि इस उदाहरण में हमको कितने 6
खाद्य श्रृंखला दिखाई दे रही है। कितनी खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है? 6 खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। तो ये जो 6 खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? अपना फूड वेब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहलाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो कब स्थायी रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारितंत्र कब स्थायी रहेगा? पारिस्थितिकी तंत्र कब स्थायी रहेगा? तो उसका जो आंसर होगा वो इसी के अंदर छिपा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र कब स्थायी रहेगा? जब खाद्य जाल क्या होगा? सघन होगा। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र कब स्थायी रहता है? तो उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो खाद्य जो जाल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए, यानी कि डेंस होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है, कब स्थायी होता है? जब कोई भी खाद्य जाल कैसा होगा? सघन होगा, यानी कि डेंस होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इस खाद्य जाल के अंदर जो अपने पोषक स्तर जो होते हैं, इस खाद्य जाल के अंदर जो पोषक स्तर होंगे वो कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। यानी कि अधिकतम हम बात करें तो नॉर्मल कितने होने चाहिए? 3 से 4 पोषक स्तर ही होने चाहिए। अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो खाद्य जाल है, उस खाद्य जाल के अंदर अगर 3 से 4 पोषक स्तर हैं, तो वो जो अपना खाद्य जो जाल होगा जिस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वो पाया जाता है वो क्या होगा? स्थायी होगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये जो भी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ये आपके जो सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर अधिकांश हमको 3 से 4 पोषक स्तर ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे घास, बकरी, मानव 3 पोषक स्तर है, घास, खरगोश, मानव 3 पोषक स्तर है, घास, हिरण, शेर 3 पोषक स्तर है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें घास, कीट, पक्षी, अन्य जीव 4 पोषक स्तर है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें घास, कीट, मेंढक, सांप, मोर। तो हो सकता है कि जो खाद्य जाल है उसके अंदर एक आध अगर अपने पोषक स्तर वो 6 पोषक स्तर होंगे उसमें, तो इतना कोई लोड उसके अंदर या फिर उस पारिस्थितिकी के अंदर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर मान लो 5 से 6 खाद्य श्रृंखला हैं और उसमें से लगभग 4 खाद्य श्रृंखला के अंदर जो पोषक स्तर की जो संख्या है वो लगभग 5 या 6 के आसपास हैं, तो फिर हम कह सकते हैं जो वो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो कम स्थायी होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा अपने अमेजन वन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन वन हो जाएगा। कौन सा वन हो जाएगा? अमेजन वन। और अमेजन वन की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर वर्षा जो होती है वो बहुत अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग पूरे वर्ष भर होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो जलवायु वो एक समान जलवायु होती है, और एक समान की जलवायु होने की वजह से वहाँ के जो जीव होंगे वो ज़्यादातर एक तरह के जीव देखने को मिलेंगे। या फिर उस अमेजन वन के अंदर जितना भी अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो खाद्य श्रृंखला है, फिर खाद्य जो जाल बनेगा वो एक समान प्रकार के जीवों का बनेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट नहीं होने की वजह से वहाँ पर खाद्य श्रृंखला भी अलग अलग नहीं होगी। तो खाद्य श्रृंखला एक जैसी होगी और उसके अंदर जो अपना ये पोषक स्तर होगा वो भी कम होंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो अमेजन वन स्थायी क्यों है? तो उसके पीछे का कारण ये है, और इसी वजह से हम अमेजन वन को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। क्योंकि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र जितना ज़्यादा स्थायी रहेगा वो उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगा, और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती रहेगी, और उसी के दौरान हमको प्राणदायी जो ऑक्सीजन होती है वो हमको प्राप्त होती है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी पोषक स्तर के अंदर खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी कब होता है वो भी उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अगले वाले सेशन के अंदर हम पारिस्थितिकी के पिरामिड जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं पारिस्थितिकी के पिरामिड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सेशन अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी रसायन विज्ञान से संबंधित वो इन्फॉर्मेशन अपने साथियों तक पहुंचा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।